अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए साइंस का एक टेस्ट लेकर आया हूँ। तो जैसा कि मैंने आज सुबह ही आप लोगों को अपने चैनल के कम्युनिटी टैब पर बता दिया था कि आज शाम को आप लोगों का साइंस का एक टेस्ट होने वाला है और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को टाइमिंग भी बता दी थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चंस पूछूंगा। तो जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूं वैसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं और जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और जैसे ही मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूंगा उसके 20 या 25 सेकंड बाद मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा, जिससे ये फायदा होगा कि आप अपने आंसर्स को मैच करवा पाएंगे। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है कि चिली सॉल्ट पीटर नाम है। क्वेश्चन क्या है कि चिली सॉल्ट पीटर नाम है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी दिया है सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी दिया है पोटेशियम सल्फेट और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग अपना आंसर यहाँ पे बताइए, फिर उसके बाद में आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन है कि चिली सॉल्ट पीटर नाम है और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सोडियम नाइट्रेट, यानी चिली सॉल्ट पीटर नाम है सोडियम नाइट्रेट का। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम नाइट्रेट, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। तो सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NaNO3। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है, इसको भी याद कर लीजिएगा, इससे पहले भी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है एम्पियर का नियम, ऑप्शन बी दिया है फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम, ऑप्शन सी दिया है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड नियम और ऑप्शन डी दिया है मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। तो सबसे पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन आप लोगों के यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का रिपीट भी हो सकता है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम। क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि डोलोमाइट का सूत्र है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि डोलोमाइट का सूत्र है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है MgCO3 CaCO2,
ऑप्शन बी दिया है MgCO2.CaCO3, ऑप्शन सी दिया है Mg.CaCO3 और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। और मैं आप लोगों को बता दूं ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिर डोलोमाइट का सूत्र क्या होता है, चलिए ये मैं आपको बता देता हूँ। तो डोलोमाइट का सूत्र होता है MgCO3, ठीक है, MgCO3.CaCO3 ये होता है। तो क्या ऑप्शन में आपको कहीं ये लिखा हुआ मिल रहा है MgCO3.CaCO3? ये तो ऑप्शन में कहीं लिखा ही नहीं हुआ है। ऑप्शन ए आपका दिया है MgCO3.CaCO2 लिखा है। ऑप्शन ए में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे CaCO2 लिखा है, लेकिन होता क्या है CaCO3 होता है। और ऑप्शन बी आपका दिया है MgCO2, अब यहाँ पे CO2 लिखा है लेकिन MgCO3 होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे .CaCO3 लिखा है, फिर ऑप्शन सी दिया है Mg.CaCO3। तो ऑप्शन में तो ये तो आपका दिया ही नहीं हुआ था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर डोलोमाइट का सूत्र क्या होता है MgCO3.CaCO3 ये होता है। अब यहाँ पे डोलोमाइट लिखा हुआ है, आखिर ये किस धातु का अयस्क होता है? जो डोलोमाइट यहाँ पे लिखा है ये किस धातु का अयस्क होता है? तो ये मैग्नीशियम का अयस्क होता है, Mg का। मैग्नीशियम को हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे, और जो ऑप्शंस आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ये थोड़े डिफरेंट फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया था और ऑप्शंस इसी फॉर्म में लिखे गए थे। तो ऐसे भी आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस मैंने आपको पहले कराए भी हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए कि वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ये सॉल्व करके भी बताऊंगा और करेक्ट आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे, और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो वैनेडियम यहाँ पे लिखा है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। जब तक आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा तब तक तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि वैनेडियम का एटॉमिक नंबर होता क्या है। तो वैनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 होता है। क्या होता है? 23। और वैनेडियम को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे ये सॉल्व करके बताता हूँ कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आखिर करना कैसे है। तो क्या हो जाएगा? 23 है तो 1s2 2s2 2p6, फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा 3s2, तो 3s2 लिखा। फिर इसके बाद आएगा 3p6, फिर इसके बाद आएगा 4s2। तो चलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं, आखिर अभी तक हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए। तो देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिलअप कर लिए। अब कितने की जरूरत है? 3 की। तो इसके बाद आएगा 3d, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3d3। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्रम से लिख लेंगे। तो क्रम से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3d3 आपका यहाँ पे पहले आ जाएगा, ठीक है। 3d3
ये पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 4s2 हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे कर लिया, लेकिन इस फॉर्म में तो आपके ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए वेनेडियम के पहले कौन सी अक्रिय गैस आती है? तो वेनेडियम से पहले आती है एटॉमिक नंबर 18। किसका होता है? ऑर्गन का होता है। AR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो परमाणु क्रमांक 18 किसका होता है? ऑर्गन का होता है। और ऑर्गन एक अक्रिय गैस है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कई बार बताया है। तो देखिए 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे देखिए 2 2 4 6 4 10, फिर इसके बाद 3s2 यानी 12 और 3p6 18, यहाँ तक 3p6 तक ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है ऑर्गन का, यानी इतने को हम क्या लिख सकते हैं? AR लिख सकते हैं। तो AR लिख दिया। कहाँ से कहाँ तक? 1s2 से लेके 3p6 तक। ध्यान रखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, यहाँ तक हम क्या लिख सकते हैं? AR यानी ऑर्गन, क्योंकि ये ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद बच क्या रहा है? इसके बाद बच रहा है 3d3 और 4s2। तो AR के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे AR के बाद? 3d3 और 4s2। तो यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी AR 3d3 4s2। ऑप्शन में चेक कीजिए कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, यानी AR 3d3 4s2। तो ऐसे भी आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2019 में पूछा गया है, पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा। तो ऐसे भी आप लोगों से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है बेकेरल ने, ऑप्शन बी दिया है न्यूटन ने, ऑप्शन सी दिया है थॉमसन ने, और ऑप्शन डी दिया है अल्फ्रेड नोबेल ने। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2009 में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो सबसे पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अल्फ्रेड नोबेल ने। ध्यान रखिएगा कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किस आवृत्ति पर होता है? क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किस आवृत्ति पर होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है 100 हर्ट्ज पर, ऑप्शन बी दिया है 400 हर्ट्ज पर, ऑप्शन सी दिया है 50 हर्ट्ज पर, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना इस क्वेश्चन का आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि भारत में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किस आवृत्ति पर होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 50 हर्ट्ज पर। यानी भारत में 50 हर्ट्ज पर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, किस आवृत्ति पर होता है? तो भारत में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर होता है। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस यंत्र का उपयोग बैटरियों को आवेशित करने, मोटर की बत्ती जलाने और सर्च लाइट आदि में किया जाता है। क्वेश्चन है कि किस यंत्र का उपयोग बैटरियों को आवेशित करने, मोटर की बत्ती जलाने, सर्च लाइट आदि में किया जाता है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है धारा मापी का, ऑप्शन बी दिया है ट्रांसफार्मर का, ऑप्शन सी दिया है डायनेमो का और ऑप्शन डी दिया है विद्युत मोटर का। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा और ऑप्शंस भी आप लोगों ने देख लिए होंगे और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट ने अपने आंसर को भी यहाँ पे कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी डायनेमो का। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे है कि पेनिसिलिन प्रयोग की जाती है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो ऑप्शन ए दिया है ज्वरनाशक के रूप में, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ज्वरनाशक को हम इंग्लिश में बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका दिया है प्रशांतक के रूप में। तो प्रशांतक इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रैंकुलाइजर्स बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी दिया है एंटीबायोटिक के रूप में। तो एंटीबायोटिक को हम इंग्लिश में एंटीबायोटिक ही बोलते हैं। और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों को उससे पहले ये बता दूं कि औषधि से रिलेटेड यानी मेडिसिन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, जहां पे मैंने आपको सभी मेडिसिन के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तभी ये क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि पेनिसिलिन प्रयोग की जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी एंटीबायोटिक के रूप में। पेनिसिलिन प्रयोग की जाती है एंटीबायोटिक के रूप में। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेडिसिन वाली वीडियो नहीं देखी है, एक वीडियो मैंने अलग से बनाई है जहां पे पूरा टॉपिक मैंने आप लोगों का कवर किया है मेडिसिन से रिलेटेड, औषधि से रिलेटेड, तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि NH4+ यहाँ पे एक प्लस चार्ज लगा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, में N की ऑक्सीकरण संख्या है। तो हमें NH4+ में N की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसका आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताऊंगा और आंसर भी बताऊंगा। और इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड मैंने आप लोगों को कई क्वेश्चंस कराए हुए हैं। आज मैं आपको यहाँ पे 8वां क्वेश्चन शायद करा रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने आपको 6 से 7 क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। लिखा क्या हुआ है आपका यहाँ पे? NH4 और ऊपर प्लस का एक चार्ज लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, प्लस चार्ज ऊपर आपका लगा हुआ है। और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करके बताऊंगा, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो हमें यहाँ पे N की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी होती उसको हम क्या करते हैं? उसको हम X मान लेते हैं। तो N के नीचे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया और N को हमने क्या मान लिया? X मान लिया। तो यहाँ पे मैंने X लिख दिया N की जगह। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस का साइन लगाऊंगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे H4 लिखा हुआ है, तो H से हमारा मतलब हो जाएगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है।
और आप लोगों को याद भी हो गया होगा। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? H4, यानी 4 हाइड्रोजन है, तो 4 और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया। फिर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू यहाँ पे 1 आएगा और प्लस में आएगा, क्योंकि इसके ऊपर देखिए NH4 प्लस का एक चार्ज लगा हुआ है, जो चार्ज लगा हुआ है इसीलिए इज इक्वल टू यहाँ पे 1 आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x और 4 की मल्टीप्लाई 1 में, तो 4 और इज इक्वल टू आपका 1 होगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो 4 है ना, इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो 1 और फिर ये माइनस में इधर हो जाएगा, इधर प्लस में था, जब बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 1 - 4 और 1 में से 4 को लेस करेंगे यहाँ पे, तो हमें x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल टू हमें मिलेगा यहाँ पे -3, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे n की ऑक्सीकरण संख्या क्या निकली? -3 निकली, क्योंकि 1 में से 4 को लेस कर रहे हैं तो -3 ही तो आएगा। तो -3 कहाँ पे दिया है? ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस 2 से 3 बार कर लीजिएगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे आ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक में नहीं देखने को मिलेगा, अरिहंत की बुक में आपको ये क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से मैंगनीज का अयस्क है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से मैंगनीज का अयस्क है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है क्रोमाइट, ऑप्शन बी सिल्वाइन, ऑप्शन सी पायरोलुसाइट और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग अपना आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड एक वीडियो, एक टॉपिक मैंने पूरा अलग से बनाया हुआ है। फिर इसके अलावा 2 वीडियोस अलग से बनाई है जहां पे मैंने आपको धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। उन वीडियोस को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा, आपको सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी पायरोलुसाइट, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी निम्न में से मैंगनीज का अयस्क है, तो ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी पायरोलुसाइट। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स बार बार मुझसे ये कमेंट करके कह रहे हैं कि सर एक चैप्टर पढ़ा दीजिए मैथमेटिक्स में, सरल रेखा। तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि सरल रेखा ये चैप्टर मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया है। स्ट्रेट लाइन कंप्लीट चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। आप लोग चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या है वो नए आते हैं, उनको नहीं पता होता है और कमेंट करके यही कह रहे थे कुछ स्टूडेंट्स की सरल रेखा पढ़ा दीजिए। तो ये चैप्टर मैंने आप लोगों को 2 महीने पहले ही पढ़ा दिया है और कंप्लीट चैप्टर पढ़ाया है, आप चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि CHCl3 में C की ऑक्सीकरण संख्या है, यानी यहाँ पे आपको CHCl3 में C की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे CHCl3 लिखा हुआ है, ये किसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है? तो ये क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला होता है। किसका होता है? क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला होता है CHCl3। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि CHCl3 का IUPAC नेम क्या होता है? तो CHCl3 का IUPAC नेम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन। आपको याद रखना है क्या होता है?
ट्राईक्लोरोमीथेन होता है CHCl3 का IUPAC नेम, याद रखिएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए, फिर अभी मैं आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताऊंगा और इसका करेक्ट आंसर भी बताऊंगा। और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा भी रहा हूं, आप भी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है, CHCl3 में C की ऑक्सीकरण संख्या में निकालनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा CHCl3 और हमें यहाँ पे C की निकालनी है। तो जिसकी निकालनी होती है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम X मान लेते हैं। तो C को हम यहाँ पे X मान लेंगे, तो मैंने यहाँ पे X लिखा, फिर इसके बाद प्लस का साइन लगाऊंगा, H है, H से हमारा मतलब हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, यानी H की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो H की जगह मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर H का लिख दिया, +1 होता है तो यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे, फिर इसके बाद Cl3, तो Cl से हमारा मतलब क्या हो जाएगा, क्लोरीन, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, ध्यान रखिएगा क्या होता है, -1 होता है। और कितने क्लोरीन यहाँ पे, Cl3 यानी 3 क्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा आगे, आगे यहाँ पे हो जाएगा 3 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 0 क्यों हुआ, क्योंकि CHCl3 के ऊपर कोई चार्ज यहाँ पे नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना निगेटिव चार्ज है, तो इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आगे सॉल्व करेंगे, देखिए x +1, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 3 की मल्टीप्लाई -1 में करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -3, ठीक है, -3 मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ये प्लस का साइन यहाँ पे लगा है, ये प्लस और ये माइनस मिलके आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, आगे आपका यहाँ पे आ जाएगा -3 और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जब अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x, अब यहाँ पे देखिए +1 और -3, तो प्लस माइनस मिलके आपका माइनस हो जाएगा और लेस होगा तो -2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए +1 और -3 है, तो यानी माइनस का साइन बड़ा है ना, -3 बड़ा है, +1 छोटा है, तो x -2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू, देखिए -2 को बराबर के इधर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू +2, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हमें C की ऑक्सीकरण संख्या मिल चुकी है +2। तो +2 ऑप्शन में दिया कहाँ पे है, ये तो ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं हुआ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका क्या आया, +2 आया। यहाँ पे देखिए x -2 इज इक्वल टू 0 बचा था, -2 को बराबर के इधर भेजेंगे तो +2 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू +2, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। +2 कहीं था नहीं, तो ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट किया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपका एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी। क्वेश्चन है कि एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। और वैसे भी अभी मैं आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताऊंगा और इसका करेक्ट आंसर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताने जा भी रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा है कि एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य 200 मेगावाट है, यानी सामर्थ्य हमें कितनी दी है, सामर्थ्य हमें 200 मेगावाट दी हुई है क्वेश्चन में, ये हमें पता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि इसके द्वारा प्रतिदिन, तो प्रतिदिन से मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको टाइम कितना दिया है, समय कितना दिया है। तो देखिए प्रतिदिन से मतलब क्या हो जाएगा, एक दिन में आपके कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे प्रतिदिन लिखा हुआ है, इसका मतलब समय क्या दिया है, 24 घंटे हमें यहाँ पे दिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी, तो उत्पन्न विद्युत ऊर्जा बराबर हो जाएगा सामर्थ्य गुणे समय। क्या हो जाएगा, मैं आपको लिख के यहाँ पे बता देता हूँ, सामर्थ्य गुणे समय,
यही हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सामर्थ्य क्या दिया है, सामर्थ्य 200 मेगावाट दिया है, तो 200 और क्या कह रहा है कि प्रतिदिन, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो समय यहाँ पे 24 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि 24 घंटे एक दिन में होते, प्रतिदिन लिखा हुआ है ना, तो 200 गुणे 24 जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए 24 इंटू 2 आपका 48 होता है, डबल जीरो आगे आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी 4800 और क्या आएगा 4800 मेगावाट घंटा आएगा। क्या आएगा, मेगावाट घंटा में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4800 मेगावाट घंटा। कहाँ दिया है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में आपका दिया है ऑप्शन बी में, यानी 4800 मेगावाट घंटा। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे यही ध्यान देना था जो प्रतिदिन लिखा हुआ था। अगर आप इसको समझ गए होंगे तो आपने तुरंत इस क्वेश्चन के आंसर को कर लिया होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि एस्पिरिन है एक, चार ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है ज्वरनाशी, ऑप्शन बी दिया है पीड़ारोधी, ऑप्शन सी दिया है ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग अपना आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि मेडिसिन से रिलेटेड मैंने आपको सभी क्वेश्चंस पहले ही करवा दिए हैं। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, सारा थ्योरी पार्ट मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है मेडिसिन से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए व बी दोनों। तो जो एस्पिरिन है ना, ये ज्वरनाशी भी होती है और पीड़ारोधी भी होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए व बी दोनों। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आपका एक न्यूमेरिकल दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, यदि त्वरण 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो 10वें सेकेंड में पिंड द्वारा चली दूरी होगी। तो हमें यहाँ पे 10वें सेकेंड में पिंड द्वारा चली दूरी निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को पहले 2 से 3 बार सॉल्व कराए हुए हैं। चैप्टर मैंने आप लोगों को मोशन बहुत पहले ही पढ़ा दिया था। गति, फिजिक्स के सिलेबस में आपके एक चैप्टर है गति, ये चैप्टर मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ा दिया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए हैं। सेम ऐसा एक क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में 2018 में पूछा गया था। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, यहाँ पे नंबर्स को चेंज कर दिया है, जो वैल्यू आपकी है इसको मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है बस। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था, पेपर उठा के आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या यूज होने वाला है तो आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा और मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके भी बताऊंगा। चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ। तो देखिए हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि 10वें सेकेंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी होगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, टीवे सेकंड में चली गई दूरी वाला। ठीक है, क्या लगेगा, टीवे सेकंड में चली गई दूरी वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे नीचे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे जगह नहीं बचेगी, जगह बहुत कम है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो फॉर्मूला होता है एस टी इज इक्वल टू हाफ ए 2t -1। इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व होने वाला है। ये फॉर्मूला आपका है टीवे सेकंड में चली गई दूरी वाला, ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। जब पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, इसका मतलब इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी। क्योंकि क्या लिखा है कि कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद देखिए यदि त्वरण 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी a
एक्सेलरेशन हमें कितना दिया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन में पता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए कह रहा है कि 10वें सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी यानी टी की वैल्यू हमें यहाँ पे 10 सेकंड दी गई है और बड़े आसानी से अब क्या आपको कुछ नहीं करना है, जो वैल्यूज आपकी यहाँ पे दी गई हैं इसी फॉर्मूले में रख दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। तो देखिए एस टी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस टी की जगह आपका यहाँ पे आ जाएगा, देखिए टी की वैल्यू हमें 10 दी है तो यहाँ पे एस 10 हो जाएगा, ठीक है। एस 10 इज इक्वल टू हाफ तो आपका रहेगा ही ए यानी एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 2t-1 तो 2 और t की वैल्यू कितनी दी गई है 10 सेकेंड दी गई है यानी 2 × 10 और यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और 2 3 ज़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी आगे सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू देखिए ये 1 और 1 की मल्टीप्लाई 3 में यहाँ पे 3 ही रहेगा और 2 की मल्टीप्लाई 10 में 10 दूनी 20 होता है और 20 में से एक को लेस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे एक लिखा है ना, तो 20 में से एक को लेस करेंगे तो 19 आएगा, 19 आएगा 19 और यहाँ पे देखिए 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 हमने पहले ही किया हुआ है, ये 3 है और 3 की मल्टीप्लाई 1 में 3 और 19 यहाँ पे है, 19 की मल्टीप्लाई 3 में यानी 19 × 57 और मीटर में आएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी 57 मीटर ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया है। तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहा होगा तो बड़े आसानी से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि धावन सोडे का उपयोग कौन सा नहीं है। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, नहीं पूछा गया है कि धावन सोडे का उपयोग कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया है कठोर जल को मृदु करने में, ऑप्शन बी दिया है ब्रेड को फुलाने में, ऑप्शन सी दिया है पेंट बनाने में और ऑप्शन डी दिया है कागज व्यवसाय में। ये आपका दिया गया है तो यहाँ पे नहीं बताना है और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है तो सोच समझ के इसका आंसर कीजिएगा और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ब्रेड को फुलाने में, ठीक है। यानी ब्रेड को फुलाने में धावन सोडे का उपयोग नहीं होता है, यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कठोर जल को मृदु करने में धावन सोडे का उपयोग होता है, पेंट बनाने में भी होता है और कागज व्यवसाय में भी, यानी ऑप्शन भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आई है धावन सोडे की, तो सबसे पहले इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना जरूरी है। तो धावन सोडे का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, ये होता है, क्या होता है Na2CO3.10H2O। अब इसका केमिकल नेम क्या होता है, तो इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आप लोगों का टेस्ट यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। टोटल 15 क्वेश्चंस आप लोगों से मैंने पूछे हुए थे यहाँ पे। तो कमेंट करके ये बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट हुए हैं, ठीक है। 15 में से कितने क्वेश्चंस आप लोगों के करेक्ट हुए, अपना स्कोर जरूर बताइएगा। लेकिन वैसे तो मुझे आपका स्कोर मालूम है क्योंकि मैं सभी लोगों का आंसर देखता हूं, मुझे पता है कि किस स्टूडेंट ने कितना करेक्ट आंसर किया है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोगों का स्कोर कितना है, ताकि आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो बताइएगा जरूर कि कमेंट करके ये बताइएगा कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो पाए हैं। और अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।